हाय, माइंड मैप्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपके दिमाग में कुछ इस तरह से छप जाते हैं कि बड़े बड़े टॉपिक्स को भी आप बहुत आसानी से पढ़ सको। तो अगर ये आपका चैप्टर बहुत बड़ा है तो आपको पूरा चैप्टर एक बार में नहीं समझना है। आपके नोट्स आपसे बेहतर कोई नहीं बना सकता है, मतलब आपके खुद के लिए आपसे बेहतर आपके लिए कोई नोट्स नहीं बना सकता है। हाय एवरीवन, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं, हाउ टू मेक माइंड मैप्स फॉर क्विक रिविजन्स। सबसे पहला सवाल यह है कि माइंड मैप्स क्या होते हैं। तो देखो, सिंपल चीज है, जब आप बहुत सारे डेटा को सिंप्लीफाई करके चार्ट्स के फॉर्म में या फिर कह सकते हैं विजुअल फॉर्म में, जिसे आपको रटना ना पड़े, जिसे आप क्या कर सको, कुछ पॉइंटर्स के थ्रू कनेक्ट कर सको, ये इससे जुड़ेगा, ये इससे जुड़ेगा, तो उस चीज को जब आप एक पेपर पे ले आते हो पूरे डेटा को, तो वो माइंड मैप कहलाता है। फाइन। तो ये माइंड मैप जो है हम बचपन से देखते आ रहे हैं। कैसे बचपन से देखते आ रहे हैं? तो अगर आपको ध्यान हो तो बचपन में इस शेर को गुफा तक पहुंचाना है तो उसका एक रास्ता बनता था। तो वो क्या दर्शाता था कि शेर और ये गुफा कनेक्टेड है आपस में। अब वो बचपन में जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा होता था ना, वो कहीं ना कहीं हमारे वायर्स को ऐसे कनेक्ट करवा देता था कि हम किसी दो डेटा के बीच में रिलेशन सेट कर लेते थे। अब बड़े हो गए हो, चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, लेकिन पैटर्न तो वही रहना है ना, बेसिक्स वही रहते हैं। तो आपको आज आप जब चैप्टर पढ़ रहे हो ना, तो चैप्टर में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, बहुत सारी कहानियां होती है। तो उन्हें आपस में कनेक्ट करवा के अगर विजुअली दिखा दिया जाए तो वो माइंड मैप कहलाते हैं। और वो माइंड मैप्स आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत आसान होते हैं, रिवीजन के लिए स्पेसिफिकली बहुत आसान होते हैं। फाइन। तो व्हाई माइंड मैप्स आर बेस्ट फॉर रिवीजन? क्योंकि इससे क्या होता है कि सबसे पहली चीज तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर द लीनियर डेटा। मतलब जो लाइन में लिखी हुई चीजें हैं ना, उसको आप चिट्टी रोबोट नहीं हो जो फोटो खींच के दिमाग में रख लोगे कि हाँ चिट्टी चिट्टी रोबो, और फिर एग्जाम देने जाएंगे तो उस पर जाएगा स्क्रीन पे। वो याद रखना बहुत कठिन है, पैराग्राफ्स को याद रखना बहुत कठिन है। लेकिन अगर आपने माइंड मैप्स बनाए हैं, आपको ये पता है कि ये मेन टॉपिक है, और इस मेन टॉपिक के साथ में आपने क्या कर लिया, बहुत सारे पॉइंटर्स को एसोसिएट कर लिया। अगर चल जा पेन, ठीक है, तो अगर आपने एक मेन पॉइंट के साथ में बहुत सारे पॉइंटर्स को क्या कर लिया, एसोसिएट कर लिया, तो आपके लिए इजी रहेगा टू रिमेंबर दी थिंग्स। ये एक मेन टॉपिक है और इस मेन टॉपिक के साथ ये ऐसा जुड़ा हुआ है, इस सब टॉपिक के अंदर ये 4 पॉइंट है अगर मान लो, तो दिस इज इजी टू रिमेंबर, वेरी सिंपल। लेकिन लीनियर डेटा को आप याद नहीं रख सकते हो, तो इसीलिए माइंड मैप्स क्या करते हैं, आपको रिवीजन में आसानी देते हैं। उसमें क्या होता है ना, आपके पास में कंप्रेस्ड डेटा होता है, आपको बहुत कुछ याद नहीं रखना होगा। जैसे एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। मान लीजिए हम चैप्टर पढ़ रहे हैं नेशनलिज्म इन इंडिया, एक चैप्टर लेके चलेंगे। तो नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर, एक मेन हेडिंग क्या होगी, नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर। अब आप चाहो तो पूरे नेशनलिज्म इन इंडिया का एक माइंड मैप बना सकते हो, या फिर नेशनलिज्म इन इंडिया के अंदर एक टॉपिक है, जैसे मान लो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अंदर क्या क्या बताया गया है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का एक तो आपको क्या पता चल गया, उसका बैकग्राउंड पता चल गया कि कब कैसे शुरू हुआ। तो यहां पे बैकग्राउंड के आपने 4 पॉइंटर रख लिए बस। तो एक टॉपिक के एसोसिएटेड विंग्स जो है, सब टॉपिक्स हैं, उसकी आपने अलग एक कहानी बना ली। या फिर आप एक पूरे टॉपिक को, बड़े टॉपिक को, जैसे अगर आप नेशनलिज्म इन इंडिया में देख रहे हो तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एक टॉपिक हो जाएगा। तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे डेटा को सेग्रीगेट करो, लेकिन डेटा को सेग्रीगेट करना बहुत जरूरी है, टुकड़ों में बांटना जरूरी है। मैं हमेशा कहता हूं क्या कि हाथी को कैसे खाएं, तो आप पूरे हाथी को एक बार में नहीं खा सकते हो। अब विजुअलाइज नहीं करना है, बस एसेंस समझना है। पूरे हाथी को एक बार में नहीं खा सकते हो, तो आप क्या करोगे, आप ये करोगे कि हाथी का पहले पैर खाओगे, हाथी की सूंड खाओगे, मतलब कि आप उस हाथी को टुकड़े में बांटोगे। तो अगर ये आपका चैप्टर बहुत बड़ा है हाथी के समान, तो आपको पूरा चैप्टर एक बार में नहीं समझना है। आप माइंड मैप बनाओ, उसको अलग अलग हिस्सों में बांट दो कि अभी मुझे नेशनलिज्म इन इंडिया में सिर्फ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को समझना है। तो ऐसे आपके माइंड मैप्स बनना चाहिए। क्लियर हुआ? अब हम बात करते हैं स्टेप्स टू मेक इफेक्टिव माइंड मैप्स। व्हाट आर द स्टेप्स? सबसे पहली स्टेप तो यह है कि आप क्या करो, आप स्टेप 1 में चूज अ सेंट्रल टॉपिक। अब वो सेंट्रल टॉपिक क्या होगा, वो सेंट्रल टॉपिक आपका ये होगा कि आप एक चैप्टर को ले सकते हो सेंट्रल टॉपिक, या फिर आपको चैप्टर बहुत बड़ा लगता है तो चैप्टर को हिस्से में बांट दो अलग अलग अपने हिसाब से। और आपने पहले क्या लिया, पहले जैसे एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ही लिया, एक टॉपिक आपने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ही लिया, आपने उसको सेंट्रल टॉपिक बना दिया। फाइन। तो जैसे मान लो मैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का एग्जांपल लेके चल रहा हूं कि मैंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एक सेंट्रल टॉपिक ले लिया। अब क्या होगा, स्टेप 2 होगा कि क्रिएट मेन ब्रांचेस। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या हो रहा है, एक बैकग्राउंड वाला ब्रांच हो गया। तो बैकग्राउंड वाले ब्रांच में मैंने क्या लिख दिया कि हाँ प्रपोजल रखा गया 1920 सितंबर के कांग्रेस सेशन में, दिसंबर में प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ, ऐसे करके कहानी बढ़ रही है। फाइन। अब बैकग्राउंड के बाद में फिर अगला जैसे टॉपिक स्टार्ट होता है तो उसमें पार्टिसिपेंट्स। अब
पार्टिसिपेंट्स में भी क्या थे, तो पार्टिसिपेंट्स में हमें पता चल रहा है कि पार्टिसिपेंट्स में 4 पार्टिसिपेंट्स थे। तो पार्टिसिपेंट्स में 4 पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से थे कि टाउन्स में लोगों ने पार्टिसिपेट किया, विलेजेस में लोगों ने पार्टिसिपेट किया, ट्राइबल पीजेंट्स ने पार्टिसिपेट किया और प्लांटेशन वर्कर्स ने पार्टिसिपेट किया। अब ये पार्टिसिपेंट्स के बारे में आपने लिख लिया, लेकिन वही पैराग्राफ में क्या है, टाउन्स के ही पैराग्राफ में पार्टिसिपेशन कैसे हुआ वो भी बताया गया और लिमिटेशन भी बताई गई है। तो अब लिमिटेशन, अगर सारी जगह की लिमिटेशन बताई गई है तो सारी जगह की लिमिटेशन आप अलग से ध्यान रख सकते हो। तो वो आप चैप्टर पढ़ते जा रहे हो और आप चैप्टर में से मेन टॉपिक के बाद में कितनी ब्रांचेस बना सकते हो वो आपने जैसे चैप्टर पढ़ा उस पर डिपेंड करता है। आपके नोट्स आपसे बेहतर कोई नहीं बना सकता है, मतलब आपके खुद के लिए आपसे बेहतर आपके लिए कोई नोट्स नहीं बना सकता है, क्योंकि आपने जैसे समझा आप उसको वैसे डिकोड कर रहे हो। फाइन, तो दूसरा स्टेप ये होगा कि आपको मेन ब्रांचेस बनाना है। और तीसरा स्टेप क्या होगा ना, जब मेन ब्रांचेस बना रहे हो तो आपको ये सारे सवाल के जवाब मिलना चाहिए कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या है, ठीक है, कब, क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। तो आपके उस फ्लो चार्ट में से, आपके उस माइंड मैप में ये सारे सवालों के जवाब होना चाहिए, मतलब ये क्रूशियल एलिमेंट्स होना चाहिए। आपको नहीं समझ में आ रहा क्या लिखें, तो अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट व्हेन वाज इट स्टार्टेड, तो आपके उस माइंड मैप में वो होना चाहिए, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट डेट है। जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लिखने को आएगा तो आप वहां से एक आंसर लिख सकते हो। एंड दिस अप्लाइज फॉर एवरी सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट में ये अप्लाई ऐसे ही होता है, समझे। अब क्या है ना, ये बनाते समय, माइंड मैप्स बनाते समय 3 चीजों का ध्यान रखना होता है। आप कीवर्ड्स और शॉर्ट फ्रेजेस लिखो, पूरा पोथी पन्ना नहीं लिख देना है। माइंड मैप आपको शॉर्ट क्रिस्प बनाना है, तो आप क्या करो, कीवर्ड्स लिखो, शॉर्ट फ्रेजेस लिखो। फाइन, बहुत ज्यादा मत लिखो। कीवर्ड से मेरा तात्पर्य क्या है, जैसे इंडियन नेशनल मूवमेंट में आप लिख रहे हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या इंपैक्ट पड़ा नेशनलिज्म पे, नेशनलिस्ट मूवमेंट पे क्या इंपैक्ट पड़ा, तो उसमें आपका वो फोर्स रिक्रूटमेंट वाला कीवर्ड होना चाहिए। इंक्रीज टैक्सेस कीवर्ड होना चाहिए। एपिडेमिक महामारी फैल गई और खाने की कमी हो गई, फेमाइन हो गया, तो ये फेमाइन, एपिडेमिक, फोर्स रिक्रूटमेंट, टैक्स, अब ये 4 कीवर्ड्स है ना मेरे आंसर में, ये कीवर्ड्स होना चाहिए। कीवर्ड्स देख के मुझे इसके पीछे की कहानी ध्यान आ जाना चाहिए, तो आपके माइंड मैप में वो कीवर्ड्स होना चाहिए। साथ ही साथ क्या है, कलर्स थोड़ा सा सुंदर बनाओ ताकि आपका ही उसको देखने का मन करे बार बार। क्या होता है ना, यूजुअली अगर आपने ऐसे गोद दिया है पूरा पेपर कि अगली बार खुद देख के लगो अरे बाप रे क्या लिख दिया मैंने, तो मजा नहीं आएगा। तो थोड़ा साफ सुथरा और सुंदर बनाओ, कलर्स का इस्तेमाल करो, कीप इट क्लीन एंड सिंपल। अगेन ये गलती करते लोग माइंड मैप बनाते हो, क्या सोचते हैं कि जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन लिख दूंगा उतना अच्छा रहेगा, उतना ज्यादा मेरा कंटेंट रहेगा माइंड मैप में। नहीं, सिर्फ रिलेवेंट इंफॉर्मेशन लिखो ना, भरना थोड़ी ना। इससे अच्छी तो बुक है ना तुम्हारी एनसीईआरटी की, उससे ही पढ़ो। तो माइंड मैप क्यों बना रहे हो, एनसीईआरटी में ऑलरेडी बहुत कुछ लिखा हुआ है। माइंड मैप में तो आपको वो लिखना है जिससे आप रिकॉल कर पाओ, फटाफट कनेक्ट कर पाओ, चीजें रिवाइज कर पाओ, समझे। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। अब लास्ट में कुछ बोनस टिप्स और है आपके लिए इंपॉर्टेंट, वो क्या है, देखो ये माइंड मैप जो है ना, ये माइंड मैप बहुत यूजफुल रहते हैं आपके वीकली रिवीजन के लिए। जब आपने साल भर, हफ्ते भर अच्छे से पढ़ा, अच्छे से पढ़ने के बाद जब आपको एक हफ्ते के बाद में रिवाइज करना है ना फटाफट से, तो ये माइंड मैप बने रहेंगे तो आसान रहेंगे। एक और बोनस टिप ये है कि आप माइंड मैप बना रहे हो तो ऐसे बहुत सारे क्या होते हैं, डिजिटल एप्स भी होते हैं, टूल्स भी होते हैं जिनकी मदद से बना सकते हो माइंड मैप्स। या फिर जैसे कुछ बच्चे इतने डिजिटल कह सकते हैं टूल्स पे रिलाई नहीं करते, उतना फ्रेंडली नहीं होता है, हाथ से लिखने में ज्यादा अच्छी आदत है, तो अपने हाथ से भी बना सकते हो। तो दोनों तरह से चीजें काम करती है, व्हाटएवर सूट्स यू। और तीसरी चीज, ये माइंड मैप बनाने के बाद में कभी कभी क्या होता है ना, हम बना लेते हैं और हम ही भूल जाते हैं कि यहाँ पे मैंने क्यों लिखा था, इससे क्या पॉइंट कनेक्ट हो रहा था। तो जैसे ही माइंड मैप बना रहे हो, माइंड मैप बनाने के बाद में क्लास में किसी एक बच्चे की कॉलर पकड़ के उसको बिठाना है अपने पास, बोला सुन मेरी बात, जब तक ये माइंड मैप समझाऊंगा ध्यान से सुनना, ना भी सुने तो इधर देखते रहना। क्यों? क्योंकि उससे आपका रिवीजन होगा, आपको समझ में आएगा कि आपने माइंड मैप में अगर एक पॉइंट यहाँ इस लाइन के साथ में कनेक्ट किया तो उस लाइन का क्या मतलब है, समझ गए हो। तो ये कुछ बोनस टिप्स थे, तो बच्चे आखिरी तक देखा तो उन्हें बोनस टिप्स मिल गई। फाइन, आई होप दिस वीडियो वाज फ्रूटफुल फॉर यू पीपल। इसका आप इस्तेमाल करोगे इस वीडियो का माइंड मैप्स बनाने के लिए और रिवीजन करने के लिए। आशा करता हूं ये वीडियो पसंद आया। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसी तरह की किसी एक मजेदार जानकारी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो। अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं। साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।